हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 6.2 डिस्कस कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके दो इंटीरियर एंगल 50 डिग्री और 70 डिग्री है। तो आपको ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है x। तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अगर ये 50 है ये 70 है तो x की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो 50 प्लस 70 की वैल्यू हो गई 120। या तो आप ऐसे करें या आप ऐसे करें कि ये ट्राइंगल है ना, इसके तीनों एंगल्स का सम 180 होना है। तो ये 50 है ये 70 है तो 120 तो हो गया, तो ये बचा रहेगा 60। 180 ओवरऑल है तो 180 में से इस 60 को माइनस करेंगे क्योंकि लीनियर एंगल 180 डिग्री का होता है। 60 यहाँ पे आया, 180 में से 60 गया तो 120। तो इस x को दो तरीके से निकाल सकते हैं। फिलहाल हम डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से निकाल रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल यहाँ 50 और 70 दोनों को ऐड करेंगे आप और आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 120 डिग्री। ओके, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे है। दो इंटीरियर एंगल्स हैं 45 डिग्री और 65 डिग्री और आपको ये वाला एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप करेंगे कैसे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यही हमारा एक्सटीरियर एंगल बेटा होना चाहिए। तो 60 और 40 हो गया 100, 5 और 5 हो गया 10। तो फाइनल आंसर विल बी 110 डिग्री। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, ये एंगल 30 डिग्री और ये 40 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल निकालना है। तो ये टू इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो 30 और 40 को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर बनेगा 70 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से ये दो इंटीरियर एंगल है 60 और 60, इन दोनों का सम होगा 120 डिग्री, जो कि इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आना चाहिए। फिर फिफ्थ पार्ट बात करें, टू इंटीरियर एंगल्स है 50 डिग्री और ये वाला जो एंगल आएगा इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल आएगा, जिसकी वैल्यू आएगी बेटा 100 डिग्री। इधर 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो इन दोनों का एडिशन आएगा 90 डिग्री, जो कि इसके इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल। इसी कंसेप्ट पे एक और तरह का क्वेश्चन है जिसमें इंटीरियर एंगल्स अब नहीं दिए हुए हैं दोनों, एक इंटीरियर एंगल गिवन है, एक इंटीरियर एंगल मिसिंग है, लेकिन उसकी जगह एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो अगर हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो हमें इतना तो पता है कि इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम ये होगा, यानी कि अगर ये x है और ये 50 है तो x प्लस 50 की वैल्यू 115 डिग्री होगी। यानी कि x अगर निकालना है तो वो 115 डिग्री में से 50 माइनस करने पर आएगा। तो अगर आपको दोनों में से एक इंटीरियर एंगल दे रखा हो और एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो और दूसरा इंटीरियर एंगल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल में से एक गिवन जो इंटीरियर एंगल है उसे माइनस कर देंगे। तो 115 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। तो 65 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये एक्सटीरियर एंगल 100 गिवन है और 70 एक इंटीरियर एंगल गिवन है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमारा एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल 125 है। इस तरह से बॉक्स में जो एंगल दिया होता है उसे 90 माना जाता है, तो 125 में से ये 90 गया तो बेटा ये x बच गया हमारा 35 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो बनेगा क्या, 60 डिग्री बनेगा। और यहाँ 80 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, 30 डिग्री इंटीरियर एंगल है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा बेटा 50 डिग्री। और इधर देखिए 75 डिग्री ये है, 35 एक इंटीरियर एंगल है, तो दोनों को माइनस करने पर दूसरा इंटीरियर एंगल 40 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं 7th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 6.3। इस वाले में हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सामने दिए हुए हैं। एक अननोन एंगल x दिया हुआ है और दो नॉन एंगल दिए हुए हैं। तो अननोन एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, उन दोनों एंगल्स के सम को 180 में से माइनस कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वही x होगा। तो जैसे यहाँ देखिए इसमें टू एंगल्स 50 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है और आपको x निकालना है, तो 50 और 60 का एडिशन हो गया 110 डिग्री
आपको x निकालना है तो 180 में से 110 डिग्री आप माइनस करेंगे बेटा, तो यहाँ पे बनेगा 70 डिग्री। ओके, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखो ये बॉक्स टाइप से जो एंगल बना रखा है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये 30 डिग्री है, तो दोनों का सम 120 डिग्री हो गया। 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। 180 माइनस 120, यहाँ पे देखिए 110 डिग्री और 30 डिग्री का सम है 140 डिग्री, उसको आप 180 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए 40 डिग्री। यहाँ देखिए एक एंगल 50 डिग्री दे रखा है और दोनों एंगल सेम दे रखे हैं, तो अगर एक एंगल 50 डिग्री है तो बाकी दोनों बचे हुए एंगल्स का सम आएगा 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। अब दोनों एंगल क्योंकि सेम है तो दोनों 130/2 होंगे, तो दोनों एंगल यहाँ पे बनेंगे बेटा 65 डिग्री, 65 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम है ना इसलिए। अब यहाँ पे तीनों ही एंगल सेम और तीनों ही अननोन है, तो तीनों ही सेम है तो तीनों का सम तो 180 होना चाहिए, तो x प्लस x शुड बी इक्वल टू 180, तो 3x शुड बी इक्वल टू 180। तो अगर 3x 180 है तो x क्या होगा 180/3 यानी कि 60 डिग्री। तो यहाँ पे सारे एंगल जो x वाले हैं वो तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे, और ऐसे ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कहा जाता है, याद रखना है। यहाँ पे दो एंगल सेम है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ये होगा। अब ये देखो बॉक्स वाला है जिसे अपन राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, तो अगर ये 90 है तो बाकी बचे दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो x और 2x मिलकर 90 होना चाहिए, तो x प्लस 2x इक्वल टू 90 दैट इज 3x इक्वल टू 90। अगर 3x 90 है तो x क्या आएगा 90/3, 90 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 30 बनेगा, तो x की वैल्यू तो आएगी 30, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री। अब 2x है 2 × 30 तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल 90 डिग्री है। अब कुछ और क्वेश्चंस देखे जाएं, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसमें दो एंगल x और y अननोन दिए हुए हैं, एक एंगल 50 डिग्री गिवन है, एक 120 डिग्री गिवन है, आपको x और y निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो 120 डिग्री है ये एक तरह का एक्सटीरियर एंगल है और ये 50 डिग्री इंटीरियर एंगल है, तो अगर ये वाला दूसरा इंटीरियर एंगल निकालना है आपको तो आप एक्सटीरियर एंगल में से एक इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 50 70 डिग्री। फिर दूसरी चीज ये लीनियर एंगल बना रहे हैं, यानी कि दोनों का सम मिलाकर 180 होना चाहिए, तो अगर ये 120 डिग्री है तो जो y है वो बचा रह जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो x और y दोनों इजीली निकल गए। अब यहाँ देखें ये एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है, जस्ट अपोजिट जो एंगल है वो इसी के इक्वल होता है, तो अगर ये 80 डिग्री है तो y तो अपने आप 80 डिग्री आ गया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब अंदर के तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, तो ये 50 और ये 80 दोनों मिलाकर 130 तो हो चुके। अब x कितना आएगा 180 में से उन 130 को माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू बन जाएगी बेटा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये 50 डिग्री इसका आंसर आ गया। यहाँ देखें ये 50 डिग्री और 60 डिग्री, तो दोनों का सम 110 डिग्री तो हो चुका, टोटल 180 होना है, तो 180 में से 110 डिग्री को माइनस कर देते हैं तो वैल्यू बन जाएगी 70 डिग्री। तो 70 डिग्री ये बन गई, और ये तो वैसे भी एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि 110 डिग्री ये आना चाहिए। या फिर लीनियर एंगल से भी आप लगा सकते हो कि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 में से 70 गया तो 110 डिग्री, तो ये वैसे भी बच रहा है। फिर ये वाला पोर्शन देखें, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 60 डिग्री आना चाहिए, तो ये 60 तो ये 60 हो गया। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर अगर ये 30 है और ये 60 है तो दोनों मिलाकर 90 तो हो चुके ना, अब तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो 180 में से इस 90 को माइनस कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ओके, तो ये चार पार्ट तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब बचे हुए दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि तीनों का मिलाकर 180 है, ये 90 हो चुका, तो बचे हुए दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। तो 2x की वैल्यू आएगी 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि x प्लस x करेंगे ना, x और x 2x की वैल्यू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 45 डिग्री होंगे।
सिमिलरली यहाँ देखिए ये x है और ये y है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो x की वैल्यू y के इक्वल होगी। तो यहाँ पर x है तो ये भी y कह लो या x कह लो, एक ही बात है। x के अपोजिट x लिख लेते हैं, यहाँ x के अपोजिट x लिख लेते हैं, और यहाँ भी x के अपोजिट वैसे x ही होगा, वो y के इक्वल भी है। तो 3x इक्वल टू 180, तो सभी एंगल 60 60 60 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू भी 60 आएगी और y की वैल्यू भी 60 आएगी। थैंक यू एवरीवन। आज हम 7th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ट्राइंगल की कुछ साइड्स दी हुई है, कुछ वैल्यूज दी हुई है, आपको ये पता लगाना है कि ये वैल्यूज ट्राइंगल की साइड्स बनने लायक है या नहीं है ना। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा कि ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का एडिशन हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, बिगर होगा, कभी इक्वल भी नहीं हो सकता। अगर एक ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं तो दो साइड्स का एडिशन तीसरी साइड से बड़ा होना ही है। तो अगर इक्वल भी आ रहा है तो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे 2 और 3 को मिला के 5 के इक्वल आ गया है ना, तो दो साइड्स का एडिशन से छोटी ही होनी चाहिए थी, तीसरी साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं बना सकती है। इधर देखें 3, 6 और 7, 3 और 6 को ऐड करें 9 जो कि 7 से बड़ा है, चलेगा। 3 और 7 को ऐड करें 10 जो कि 6 से बड़ा है, चलेगा। 6 और 7 को ऐड करें 13 जो कि 3 से बड़ा है, तो बिल्कुल चलेगा। ठीक है, इधर देखें 6 और 3 को ऐड करें 9 जो कि 2 से बड़ा है, चलेगा। 6 और 2 8 जो कि 3 से बड़ा है, चलेगा। 3 और 2 का ऐड है 5, लेकिन ये 5 तो 6 से छोटा हो गया, तो ये तो ट्राइंगल के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्राइंगल के साइड्स तभी हो सकती है दी हुई चीजें जब दो साइड्स का एडिशन तीसरी साइड से हमेशा बड़ा हो, इक्वल भी नहीं चलेगा। देखिए सेम कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वही है कि ट्राइंगल की 2 साइड्स का एडिशन तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो हमें एक ट्राइंगल आर पी क्यू या पी क्यू आर दिया हुआ है और एक इंटीरियर पॉइंट ओ दे रखा है। हमें देखना है कि इन तीनों में से कौन सा रिलेशन सही है। हो सकता है तीनों ही सही हो, तो एक एक करके हमें चेक करने हैं। तो सबसे पहले देखें कि क्या ओ पी और ओ क्यू का सम पी क्यू से बड़ा होगा क्या। बिल्कुल होगा, क्योंकि जब ओ से इसे मिलाएंगे तो ये एक तरीके का ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का एडिशन तीसरी साइड के एडिशन से तो बड़ा ही होता है, यानी कि ये तो बिल्कुल ट्रू रिलेशन हो गया। इसी तरह से OQ और OR, यानी कि ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, देखो ट्राइंगल बन रहा है, तो इसकी दो साइड्स का एडिशन तीसरी साइड से तो बड़ा ही होगा, यानी कि ये भी सही है। और OR प्लस RP, यानी कि ये OR और ये RP, नहीं OR और PO दिया है या RP दे रखा है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। इसमें दिया हुआ है OR और OP दिया हुआ है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, OR और OP दिया हुआ है। तो OR और OP इससे RP से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो क्योंकि दो साइड का एडिशन तीसरी साइड से बड़ा होता है, इसलिए इन तीनों ही रिलेशन को हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर AM एक मीडियन है तो आपको ये चेक करना है कि ये रिलेशन सही है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो मीडियन कहते हैं किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डाली गई एक ऐसी लाइन जो सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हो, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में कंसीडर करते हैं तीन साइड्स कौन कौन सी हैं, एक AB, एक BM और एक AM। तो हम ये तो कह सकते हैं कि AB और BM का सम जो है वो AM से बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स का एडिशन तीसरी साइड से तो बड़ा होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। फिर इधर वाले ट्राइंगल में देखें AMC में, तो इसमें भी ये कह सकते हैं कि AC और CN, इन दोनों का सम जो है वो मीडियन AM से बड़ा होगा। इतना भी समझ पा रहे हैं। अब ये इससे ग्रेटर देन है, ये इससे ग्रेटर देन है, तो इन दोनों के एडिशन करने पर क्या होगा, AB प्लस देखो BM है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में ऐड होगा, तो AB तो AB रहेगा। BM और CM मिलकर BC हो जाएगा और AC रह जाएगा। ग्रेटर देन का साइन एज इट इज रहेगा। AM और AM मिलकर बन क्या जाएगा, 2AM। तो ये प्रूव हो गया कि AB प्लस BC प्लस AC वास्तव में 2AM से बिगर है ना।
तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2am, और हमें यही चेक करना था कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ए क्वाड्रिलेटरल में अगर चार साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या हमेशा इन चारों साइड का एडिशन इसके दो डायगोनल के एडिशन से बड़ा होता है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम सबसे पहले ये वाला एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ए बी और बी सी मिलाकर हमेशा ए सी से बड़ा होगा, क्योंकि ट्रायंगल की दो साइड हमेशा तीसरी साइड से बिगर होती है। फिर इसी तरह से हम इसी वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे किसमें, आगे इधर, यानी कि BC और CD मिलाकर BD से बड़ा होगा, BC और CD मिलाकर किससे बड़ा हो जाएगा, BD से बड़ा हो जाएगा। फिर इसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज करेंगे, CD और AD ये दोनों मिलाकर बड़े हो जाएंगे किससे, CD और AD विल बी ग्रेटर देन AC। और सिमिलरली हम इस कॉन्सेप्ट को आगे यूज करेंगे AB और AD के लिए, AB और AD ये मिलाकर किससे बड़े हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे BD से, ठीक है। अब इन चारों को अलग अलग इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों इक्वेशन को या इन इक्वलिटीज को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 2AB प्लस 2BC प्लस 2CD प्लस 2DA, ओके। और ये किससे बड़ा आएगा, 2AC और 2BD से, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करनी है आपको, राइट हैंड साइड में आपको बेटा ऐड कर देनी है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आते ही बनेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और इधर बनेगा 2 कॉमन AC प्लस BD। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट होते ही बन गया जो हमें प्रूफ करना था कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA की वैल्यू एक्चुअल में AC प्लस BD से बिगर है, ओके। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्रायंगल की दो साइड्स 12 और 15 हैं, तो बाकी बची हुई तीसरी साइड कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर एक ट्रायंगल की साइड x और दूसरी साइड y है, तो तीसरी साइड x प्लस वाई से कम होनी चाहिए और x माइनस वाई से ज़्यादा होनी चाहिए। x माइनस वाई यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि अगर x y से बड़ा है तो यहाँ 15 और 12 में 15 बड़ा है, तो 15 में से 12 गया तो 3, यानी कि ये वाली जो x है वो 3 से तो बड़ी होनी चाहिए, और इन दोनों को ऐड किया तो 27, तो 27 से छोटी होनी चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू है x की वो आनी चाहिए बिटवीन 3 एंड 27। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि 3 भी नहीं आ सकता है और 27 भी नहीं आ सकता है। इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू अगर है तो वो ट्रायंगल की साइड बन सकती है, ओके। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 6.4 भी कंप्लीट हो गई। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 7th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 6.5 स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाली एक्सरसाइज जो है वो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, इसमें हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है और उसका स्क्वायर हमेशा बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आप ये कह सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल जहां बन रहा है उसके अपोजिट वाली साइड को हमेशा हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, और आसपास वाली जो 2 साइड है उनमें से एक होगी बेस और एक होगी एल्टीट्यूड। तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ 90 डिग्री का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बन रहा है। 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर 2 साइड्स दे रखी है, तो राइट एंगल की अपोजिट वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज यहाँ पे पूछी गई है। तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका यूज करके हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो b इसको मान लेते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 24 को p मान लेते हैं तो इसका स्क्वायर 576 हो गया। दोनों का एडिशन 676 आया, तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू आ गई 26। अगर 10 और 24 हमारे बेस और परपेंडिकुलर है तो हमारा जो हाइपोटेनियस है वो 26 आएगा। इसे आप एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल ABC है राइट एंगल्ड एट C,
राइट एंगल्ड एट सी का मतलब है कि उसका जो राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री का एंगल है बेटा वो सी पर बन रहा है। तो राइट एंगल की अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है और आसपास की साइड बेस और परपेंडिकुलर होती है। तो हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूस दे रखा है और बेस निकालना है, परपेंडिकुलर भी दे रखा है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। अगर परपेंडिकुलर निकालना होता तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाता, और अगर हाइपोटेन्यूस निकालना होता तो वो तो सबसे बड़ी साइड होती है तो वो तो ऐड करने पर आती, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता। तो यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूस में से घटेगा तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 और p का स्क्वायर हो गया 49, दोनों को हम माइनस करेंगे तो 576 आएगा और 576 का अंडर रूट बनेगा 24, यानी कि ये जो बेस बना वो साइड 24 का बना। अगला क्वेश्चन ये है कि एक 15 मीटर लॉन्ग लैडर है, सीढ़ी है और ये 12 मीटर हाई बिल्डिंग की यहाँ लगाई जाती है, तो कितनी दूरी पर इसके फुट से लगाया जाएगा, यानी कि ए निकालना है। ठीक है, तो इसका 12 मीटर हाइट दे रखा है, तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस आ गया इसके अपोजिट वाला, तो बेस निकालना है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट बड़ी वाली साइड का स्क्वायर माइनस छोटी वाली साइड का स्क्वायर, यानी बड़ी वाली का मतलब है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस उसका स्क्वायर माइनस जो परपेंडिकुलर दे रखा है उसका स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे बनेगा 225, आपको लर्न होने चाहिए ये स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बनेगा 144, दोनों को जब अपन माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया तो 1 आएगा और 12 में से 4 गया तो 8 आएगा, तो कुल मिलाकर ये 81 बचा, जिसकी वैल्यू बन जाएगी बेटा 9। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9, तो एक साइड यहाँ पे 9 हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इन तीन में से कौन सा ऐसा है जो राइट एंगल की साइड्स को बना सकता है। क्या 2.5, 6.5 और 6 एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड हो सकती है क्या? तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स तभी हो सकती है जब दो साइड्स का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल आए, दो साइड के स्क्वायर्स का एडिशन तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल आए। तो दो छोटी साइड्स हमें देखनी पड़ेगी, तो ये दो छोटी साइड्स ये हैं, इनका स्क्वायर का एडिशन देखें तो 2.5 यानी कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो इसका स्क्वायर बन गया 6.25। ठीक है, 6 का स्क्वायर बन गया 36, तो इन दोनों का एडिशन आया 42.25। और अगर आप 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो 65 का स्क्वायर करने, जिसकी ट्रिक ये है कि 6 × 7 जो हो गया 42 और 5 का स्क्वायर बना 25, तो 4225। तो यही आ रहा है एग्जैक्टली 6.5 का स्क्वायर वही आ रहा है जो 2.5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर का एडिशन है, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो सकती है। इसके बाद 2, 2 और 5 को देखें तो 2 छोटी साइड्स जो हैं 2 और 2 उनका स्क्वायर का एडिशन करें, 2 का स्क्वायर 4, फिर से 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 का एडिशन हो गया 8, जो कि 5 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ये तो देखने वाली बात है, ये तो ट्राइंगल ही नहीं हो सकता क्योंकि दो साइड्स का एडिशन तीसरे साइड से छोटा हो ही नहीं सकता, तो राइट एंगल तो दूर की बात है। फिर इसकी बात करें तो 1.5 का स्क्वायर हो गया 2.25, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2.5 का स्क्वायर हो गया 6.25। तो देखिए इन दोनों का एडिशन 6.25 हो गया, जो कि आ भी रहा है, यानी कि 1 और 3 जो सिचुएशन दे रखी है वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स बन सकती हैं, लेकिन सेकंड किसी भी ट्राइंगल की साइड नहीं बन सकती, राइट एंगल तो छोड़ो। देखो बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एक ट्री है जिसकी कुछ हाइट h थी, पहले हमें नहीं पता कितनी है, वो हमें निकालनी भी है। बहुत आंधी तूफान चली तो ये जो ट्री था वो टूट गया, मान लो बीच में से टूट गया और टूट के ऐसे नीचे गिर गया, ऐसे बन गया। जहां पे ये गिरा उसकी इस फुट से डिस्टेंस 12 मीटर है और जहां ये टूटा उसकी हाइट 5 मीटर है। तो आपको बताना है कि ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी थी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देख लेंगे, जो टूट के नीचे गिरा है उसमें 5 ऐड कर देंगे और ट्री की ओरिजिनल हाइट बन जाएगी। तो आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू रूट ओवर दिस स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर आप सभी को पता है 25 होगा, 12 का स्क्वायर आप सभी को पता है 144 होगा, तो दोनों का एडिशन 169 हुआ। 169 का रूट अगर अपन ले लें तो वो बनेगा बेटा 13। क्या बनेगा, 13। तो ये जो टूट कर नीचे गिरा है वो भाग 13 का है और 5 का पहले से ऊपर था, तो ओवरऑल ओरिजिनल हाइट कितनी हो जाएगी,
5 + 13 दैट इज 18 मीटर, यानी कि वो जो ट्री था वो सबसे पहले 18 मीटर हाइट का था, लगभग 55-56 फीट के अराउंड। अगला क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड मिसिंग है और हमें पेरीमीटर निकालना है और साथ में डायगोनल दे रखा है। हमें पता है कि जो पेरीमीटर है उसके लिए ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड चाहिए, तो 40 ये है तो अपोजिट साइड 40 होगी। यहाँ तक हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये एक्स हमें अभी अननोन है, तो कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल जो है उसका हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसका बेस 40 होगा और हाइपोटेन्यूज 41 होगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x = √41² - 40 स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले को अगर हम यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो 41 का स्क्वायर है वो होता है 1681 और 40 का स्क्वायर होता है 1600। दोनों को आप माइनस करेंगे तो 81 बनेगा और उसका अंडर रूट लेंगे तो 9 बनेगा, यानी कि ये जो लेंथ है, विड्थ मान लें इसकी, वो 9 सेंटीमीटर आ गई। अब पेरीमीटर कितना होता है ट्राइंगल का, 2 × लेंथ प्लस विड्थ, तो 2 × 40 + 9। अब 49 हो गया, या 49 का डबल आ जाएगा बेटा 98, तो 98 सेंटीमीटर पूरे रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रोम्बस गिवन है, उसके दो डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है 16 और 30। आपको इसकी रोम्बस की पेरीमीटर निकालनी है। तो हमें पता है कि रोम्बस की चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं, तो एक साइड अगर हमारी निकल गई तो चार से उसे मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर आ जाएगा। दूसरी चीज़ हमें रोम्बस के बारे में इंपॉर्टेंट पता है कि इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और वो भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर ये पूरा लेंथ 16 है तो ये जो छोटा लेंथ है वो 8 होगा। इसी तरह से अगर ये पूरा लेंथ 30 है तो ये जो हाफ लेंथ है वो 15 होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और साथ में ये एंगल 90 डिग्री भी है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बेटा ये वाला जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया और इनमें से एक बेस और एक बेटा परपेंडिकुलर हो गया। बेस और परपेंडिकुलर आ गया तो हाइपोटेन्यूज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो तो आप सभी जानते हैं, √this² + this²। तो 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर बना 64, 15 का स्क्वायर बना 225, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो बना 289, और इसका स्क्वायर रूट बेटा आता है 17, यानी कि इस रोम्बस की एक साइड 17 बन गई। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो 4 × साइड होता है, तो 4 17 करना होगा, तो 68 यहाँ पे यूनिट या सेंटीमीटर अगर ये था तो 68 सेंटीमीटर टोटल आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।